हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो ईवीएस के प्रश्नों को शामिल किया है वह सभी आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो प्रश्न आपको करवाने वाले हैं उसको यकीन मानिए कि इस वीडियो में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थितियां क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थितियां जो हैं वह बिहार के सापेक्ष क्या है। तो दोस्तों, हर बार जो है वह सीटेट एग्जाम में आपका ईवीएस में एक मैप से प्रश्न जरूर आता है, किसी राज्य के सापेक्ष किसी भी राज्य की स्थिति पूछ लेता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा और जम्मू कश्मीर जो है वह आपको बताना है कि बिहार के किस साइड में आपका स्थित है। तो यहाँ से अगर दोस्तों आप देखेंगे तो बिहार जो है कि मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्थित है, और इससे जो है कि आपको गोवा की स्थिति बतानी है और यहाँ से आपको जम्मू कश्मीर की स्थिति बतानी है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो आपका मैप होता है इसमें इधर साइड में आपका क्या होता है, पूरब होता है। इधर साइड में जो है आपका पश्चिम हो जाएगा, इधर साइड में जो गुजरात साइड है, और जो ऊपर साइड होता है या आपका उत्तर होता है, और नीचे साइड में आपका दक्षिण होता है। तो यह आपका होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपका जम्मू कश्मीर होगा वह किस साइड में स्थित होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो पश्चिम साइड में थोड़ा है और जो है कि उत्तर साइड में है। तो पश्चिम और उत्तर साइड में जो है वह जम्मू कश्मीर स्थित होगा। वहीं पर गोवा की बात करें तो गोवा आपका पश्चिम और दक्षिण दिशा में स्थित होगा, क्योंकि तीर इधर साइड में जा रही है। तो यही इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए, आपका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो गया था, तो आपका जो है कि जो आपका उत्तर और पश्चिम हुआ था और दक्षिण पश्चिम हुआ था। तो यह सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। सी ही वाला आपका आंसर है। तो इसको आप याद रखिएगा हमेशा। दोस्तों जो है एक प्रश्न आपका मैप से पूछा जाता है, तो आप जो है कि मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। सभी स्टेट के बारे में किसी भी स्टेट के सापेक्ष जो है आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वह किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि पर। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप सतह क्षेत्र की वृद्धि कर देंगे और तापमान भी बढ़ा देंगे तो वहाँ पर जो है कि वाष्पीकरण और तेजी से होने लगेगा। तो यह गलत ऑप्शन है। अगला है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तो देखिए, अगर सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा तो वहाँ पर भी वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी। तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो देखिए, अगर आप सतह क्षेत्र घटा देंगे लेकिन तापमान को इंक्रीज कर देंगे तब भी जो है कि वाष्पीकरण तेजी से होगा। तो इसलिए यह भी आपका सही नहीं है। अगला है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। जी हाँ दोस्तों, अगर जो है कि सतह क्षेत्र और तापमान जो है वह दोनों को कम कर देंगे तो जो है कि इसमें वाष्पीकरण काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए डी वाला आंसर आपका सही है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला आपका दिया है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो देखिए, अगर आप स्थानों को समझ ले रहे हैं, दूरियों को समझ ले रहे हैं, दिशाओं को समझ ले रहे हैं, तो उसके सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है दिशात्मक कौशल, कि चित्रण कौशल, कि स्थीतीय कौशल, कि ग्राफिक कौशल। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा चित्रण कौशल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्थानों को समझ रहे हैं, दूरियों को समझ रहे हैं, दिशाओं को समझ ले रहे हैं, तो यह आपका जो है वह चित्रण कौशल के अंतर्गत आएगा। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि जो है कि दिया गया है कि इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो कौन सा एनसीएफ था जिसने जो है कि प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए जो है वह पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो वह आपका कौन सा एनसीएफ था? एनसीएफ 2005 था कि 1988 था कि 2000 था कि 1975 वाला था? तो देखिए जो आपका पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किया था वह एनसीएफ 1975 था। जी हाँ दोस्तों, एनसीएफ 1975 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो भारत के किस क्षेत्र में जो है स्थानांतरित खेती आपकी होती है, जिसको कि झूम खेती कहा जाता है, शिफ्टिंग जो है कि कल्टीवेशन? तो आप बताइए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? तो कहाँ पर होती है भारत में स्थानांतरित कृषि, जिसको कि झूम खेती कहते हैं? तो वह आपका होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत में वह झूम खेती होती है। तो इसको याद रखिएगा, ए वाला विकल्प सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इसमें सत्य नहीं है पूछा गया है। तो नदी बांधों से जो जल से उत्पन्न जो जल विद्युत है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यह ऑप्शन ए है। अगला है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखा से अलग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो नदी बांधों से उत्पन्न जो जल विद्युत है उसके लिए जो सही आंसर आपका नहीं है वह आपका है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो है कि बांध टिकाऊ जो है वह विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बांध के बनने से जो है नदी का प्राकृतिक प्रवाह सीमित हो जाता है, जिससे उसमें प्रवास करने वाले जीव प्रभावित होते हैं और बांधों एवं जलाशयों के निर्माण के कारण होने वाले अधिकांश प्रभाव दीर्घकालिक रूप से प्रकट होते हैं। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सत्य नहीं है। बाकी उससे जो बिजली उत्पन्न होती है वह हवा तथा पानी को तो प्रदूषित नहीं करता है, क्योंकि जो है कि इसमें जो है कि कोयला वगैरह जलता नहीं, पानी से विद्युत उत्पन्न होता है, तो यह हवा को प्रदूषित नहीं करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। अगला है बांध स्वदेशी लोगों को नदी जीवन रेखा से अलग करते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो यह तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। गलत वाला ऑप्शन पूछा गया था, तो यह वाला ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प कि उपयुक्त सभी? तो देखिए, अगर हम ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको याद रखिएगा, उपयुक्त सभी या, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून को से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारत में जो ठंडे रेगिस्तान हैं वह मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं?
तो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि इसमें है कि ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडे सर्दियाँ होती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगला है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो ठंडा रेगिस्तान होता है वह हिमालय की वृष्टि छाया में ही होता है, तो इस कारण जो है कि वह मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो ताजमहल देख रहे होंगे आपको कि न्यूज़ वगैरह में भी देता है कि ताजमहल जो है कि धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कि सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर है या क्लोरीन है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ताजमहल को जो है कि पीला होने का कारण जो है वह आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। जी हाँ दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही जो है वह ताजमहल का रंग जो है वह पीला हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जब अधिकता वातावरण में हो जा रही है, तो उसके बाद जब बारिश हो रही है तो वह जल के अणुओं के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह बना रही है, जिससे कि जो है आपका अम्ल वर्षा हो रही है, और अम्ल वर्षा के कारण ही आपका ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। तो देखिए, यह आपका ईवीएस में जो है वह हिस्ट्री का प्रश्न पूछ लिया कि जो गोलकोंडा किला है वह आपका किसने बनवाया था। चोल राजवंश ने, चालुक्य राजवंश ने, काकतीय राजवंश ने कि पल्लव राजवंश ने। तो देखिए, अगर हम बात करें तो गोलकोंडा किला जो है वह दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद में स्थित एक दुर्ग है, तथा जो है कि ध्वस्त नगर में है, और जो है कि जिसका निर्माण जो है वह काकतीय राजवंश ने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, काकतीय राजवंश के द्वारा जो है वह गोलकोंडा किला का निर्माण करवाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम सीटेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाते हैं, और यह सभी प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अगला प्रश्न आपका है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, और निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो सुषमा जो है वह चाहती है कि पेड़ों के संरक्षण के लिए जो है वह अपने बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसके लिए सबसे सही रणनीति पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है कि कक्षा में बहस आयोजित करना, तो यह तो नहीं हो सकता। अगर जो है कि सिर्फ हम कक्षा में बहस कर रहे हैं तो यह इससे जो है कि बच्चे पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील नहीं होंगे। समूह चर्चा भी आपका नहीं होगा, और पोस्टर बनवाएंगे तो इससे भी बच्चे उतना प्रभावित नहीं होंगे। अगला है बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने के लिए मदद करना। बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हम बच्चे को यह कहेंगे कि सभी लोग जो है कि एक पौधे लगाएं और उसको वह अपनाएं, और उसको जो है कि ग्रोथ उसका कैसे हो रहा वगैरह अवलोकन करें, उसकी देखभाल करें और उसमें हम उसकी मदद करें, तो इससे बच्चे जो है कि पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील हो जाएंगे। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही है, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं, और पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, और इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, यह चीज़ आपका पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है कि इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर आप जो है कि बच्चों को कहेंगे कि जो उनके आसपास के जो लोग बीमारियों से पीड़ित हैं उनके बारे में अवलोकन करें, उनसे उन बीमारियों का सर्वेक्षण करें, तो उससे जो है कि समुदाय के साथ बच्चे बातचीत करेंगे, तो यह अवसर तो मिलेगा ही। तो यह ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि प्रासंगिक कौन नहीं है वह आपको बताना है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। अगला है इससे बच्चों को
वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल सही है कि बच्चे अगर जो है कि जानकारियाँ जुटाएंगे बीमारियों के बारे में लोगों से, तो जो है कि उनसे जो है कि वास्तविक जीवन के साथ सीखने में उनको मदद तो मिलेगी ही। तो इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। अगला है, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है कि जो है कि बच्चे जब बीमारियों का सर्वेक्षण वगैरह करेंगे तो इससे उनको डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम हो जाएंगे। तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि सही है। अगला है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। तो यह गलत ऑप्शन है, यह प्रासंगिक आपका नहीं होगा। बाकी आपका तीनों जो है ABC वह प्रासंगिक है। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव बताएं और उन्होंने प्रश्न पूछे कि उसकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करने सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल भी किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो इसमें मेनली यह पूछा गया है कि प्रिया जो है अपने क्लास में बच्चों से पूछती है आपातकाल स्थिति के बारे में। तो बच्चे जो है कि आग के बारे में बताते हैं, बिजली के झटके के बारे में बताते हैं और सड़क दुर्घटना के बारे में बताते हैं। तो इससे जो है कि वह कुछ प्रश्न पूछती है और उनको जो है कि कुछ सड़क सुरक्षा विज्ञापन और संसाधनों का उपयोग सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करती है। तो पूछा गया है कि प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण या अनुभवात्मक या अन्वेषण दृष्टिकोण या मानवतावादी दृष्टिकोण। तो प्रिया द्वारा यह जो अपनाया गया है वह कौन सा दृष्टिकोण है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो यह आपका अन्वेषण दृष्टिकोण होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रिया ने जो है वह आपातकालीन घटनाओं और उनके प्रति बच्चों के अनुभवों को जाने, साथ ही में जो है ऐसी परिस्थितियों से निपटने या सावधानी बरतने के लिए सड़क सुरक्षा हो गया, आग हो गया, बिजली के झटके हो गया, अन्य परिस्थितियों के प्रति जो है उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया था। तो इसलिए जो है कि प्रिया द्वारा यह जो इस्तेमाल किया गया वह जो है कि आपका दृष्टिकोण जो होगा वह अन्वेषण दृष्टिकोण होगा। तो यह आपका सी वाला विकल्प सही है, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, यह जो प्रश्न आपका पूछा गया था यह सीटेट का ही पूछा गया प्रश्न है और ऐसे घुमा घुमा कर बड़े बड़े प्रश्न जो हैं वह आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। अब तो जो है कि अगर हम देखें सीटेट के पेपर को, तो जो 2016, 17 में 18 में पेपर होता था सीटेट का, उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है अब सीटेट का पेपर हो गया है। अब ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं इसी तरह से बड़े बड़े प्रश्न आते हैं और काफ़ी जो है कि उलझाऊ प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो प्रश्न हम आपको करवाते हैं उसको जो है कि आप क्लास को रोज़ देखिए। क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए नहीं रहेंगे तब आप सीटेट के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हमने क्योंकि बहुत से बच्चों को देखा है कि वह क्वेश्चन जो सिलेबस है सीटेट का उसको तो पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसको तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं। उसका कारण दोस्तों यही है कि वह क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बार जो है कि सीटेट एक नए पैटर्न, एक नए तरीके से प्रश्नों को पूछता है। तो इसलिए जो है कि आपका क्वेश्चन हल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगला प्रश्न आपका है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि। तो देखिए, अगर हम बात करें समुदाय के बारे में तो यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण और जो है कि अधिगम संस्थान है। क्यों है? पूछा गया है कि यह सस्ता और सुलभ है।
तो ऐसा नहीं है कि यह सस्ता और सुलभ है इसलिए है। अगला है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके उनके पास समय है, पास यह है तो उनके पास समय है, तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान लोग बुद्धिमान है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान ही होते हैं या उनके पास समय है तभी जो है कि यह महत्वपूर्ण शिक्षण है, तो ऐसा नहीं है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो समुदाय होता है यह आपका वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में जो प्राप्त अधिगम है उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना या वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्य चर्चा से बाहर जाना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो सबसे सही आंसर है यह है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को हम बाहर विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो उसका तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तकों से जब हम बाहर जाएंगे तभी जो है कि हम बाहरी जीवन से जो है वह ईवीएस को जोड़ सकते हैं, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही है और यही सबसे सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह टॉप 15 ही प्रश्न देखेंगे और यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।